यही समय है आचार्य। मगध हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता है, किंतु मैं नहीं। सिकंदर को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कुछ युद्ध बल से नहीं बुद्धि से लड़े जाते हैं पौरस। परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं है। यह समय युद्ध के लिए उचित नहीं। मैं एक योद्धा हूं, कायर नहीं। जो होगा देखा जाएगा। मेरी मातृभूमि पर पहली बार किसी विदेशी ने कदम रखा है आचार्य, और यही आखिरी विदेशी भी होगा। परंतु पौरस, आज्ञा दे आचार्य, समय कम है। तक्षशिला से 100 मील दूर झेलम के तट पर और कर्री के मैदान में सिकंदर और पोरस में युद्ध हुआ। You've lost the war, and yet I see pride in your eyes. आंखें उसकी झुका करती हैं जो हार स्वीकार कर ले, मगर पोरस आंखें झुकाने के स्थान पर हमेशा के लिए आंखें बंद करना स्वीकार करेगा। Vanquished king, how do you expect to be treated? वैसे ही जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। I am impressed with your bravery. And I forgive you. आपने उसे जाने क्यों दिया हुजो? क्योंकि हमारा मकसद पोरस नहीं, पूरा भारत है। ये बताओ, पोरस के बाद भारत को फतेह करने में सबसे बड़ी मुश्किल कौन है? मगध का शाह पद्मनंद। पद्मनंद। मगध तक पहुंचना है तो महापद्मानंद को अपने रास्ते से हटाना होगा। तुम्हें अपने सैनिकों को तैयार करो, शस्त्र की धार तेज करो, क्योंकि पोरस को हराने के पश्चात सिकंदर का अगला लक्ष्य मगध ही होगा। और यदि वो अपना लक्ष्य पाने में सफल होता है तो हम केवल अपनी मातृभूमि को ही नहीं, हमारे गर्व को भी सदा के लिए खो देंगे। कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु आपने हमेशा मुझे भावनाओं को हराना सिखाया है, परंतु आज आप स्वयं भावना से हार रहे हैं। भय को हराने के लिए भावनाओं का बल आवश्यक होता है चंद्र। प्रश्न केवल तक्षशिला या मगध का नहीं है, प्रश्न है संपूर्ण भारत भूमि की रक्षा का। भय है कि कोई विदेशी आक्रांता इसे अपने चंगुल में ना ले ले। इस भय से मुझे और हमारी मातृभूमि को मुक्त करना, यही अब तुम्हारा जीवन लक्ष्य है चंद्र। वचन दो चंद्र, हमारी मातृभूमि की मिट्टी के मान की रक्षा करते करते यदि इसी में मिलना पड़े तो वो भी तुम्हें स्वीकार है। सबसे पहले मातृभूमि होगी, भारत माता सबसे ऊपर होगी। क्या हुआ चंद्र? क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु मुझे ऐसा भान हुआ जैसे मैं ये सब पहले भी सुन चुका हूं। इसका अर्थ है तुम्हें चुनकर मैंने कोई भूल नहीं की। यदि अगर ऐसी ही बात है आचार्य, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके हर एक आदेश का पालन करूंगा। मैं मगध पाकर रहूंगा, नंद को अपने मार्ग से हटाकर मैं उसकी शक्ति को अपना लक्ष्य बनाऊंगा।
शत्रु की शक्ति को नहीं, शत्रु की दुर्बलता को लक्ष्य बनाओ। शत्रु स्वयं तुम्हारे सामने घुटनों पर आ जाएगा। तुम्हें पता है मेरी केवल एक ही दुर्बलता है, और वो तुम। नंद की सबसे बड़ी शक्ति पर नहीं, सबसे बड़ी दुर्बलता पर वार करेंगे हम। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा नंदनी। स्मरण रहे चंद्र, मैंने तुम्हें तुम्हारी माता से इसलिए दूर किया ताकि तुम भारत माँ की रक्षा कर सको, और भारत माँ की रक्षा करने के लिए तुम्हें उसके शत्रु की सबसे बड़ी दुर्बलता को ढूंढना होगा। मगध और भारत को अब एक ऐसा राजा चाहिए जिसकी ना कोई दुर्बलता हो और जिसे ना कोई भय हो। वो राजा तुम बनोगे चंद्र, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए सब कुछ है। तुमसे बढ़कर मिले और कुछ भी नहीं। ये राज, ये देश, कुछ भी नहीं। केवल तुम ही मेरी एक दुर्बलता हो। पिता महाराज, मैं आपकी दुर्बलता नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहती हूँ। अपने बाकी 9 भाइयों के साथ आपके हर संकट में आपका साथ देना चाहती हूँ। शत्रु जो भी हो, प्रहार मैं करूंगी। जाओ चंद्र, प्रहार करने से पूर्व पता लगाओ कि ऐसा क्या है जिसे नंद अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। हम उसी पर वार करेंगे। नंद स्वयं तुम्हारे समक्ष घुटनों पर आ जाएगा। उस आचार्य ने मुझे मगध नहीं जाने दिया, और वहां वो चंद्र एक बहरूपे की तरह मेरे वेश में पहुंच गया। शांत, शांत पुत्र। चंद्र का स्वयंवर में पहुंचना एक तरह से अच्छा ही हुआ। उसी के कारण स्वयंवर रुक गया। स्वयंवर रुक गया, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। मतलब हमको समझे नहीं। मगध संदेश भेज दो कि हम अपने पुत्र मलय केतु का अभिषेक करने जा रहे हैं। अब तुम यहाँ के राजा ही नहीं, मगध के जमाता भी बनोगे पुत्र। तुम्हारे अभिषेक के उत्सव में ही राजकुमारी नंदिनी के साथ मैं तुम्हारा संबंध पक्का कर दूंगा। सिकंदर के पांव भारत भूमि पर बढ़ते जा रहे हैं चंद्र। पहले आम्ही ने उससे हाथ मिलाया और अब पोरस ने उसके आगे घुटने टेक दिए। झेलम की धारा पार कर चुका है सिकंदर, और उसके विजय रथ को रोकने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। पद्मानंद को मिटाने से पूर्व हमें सिकंदर को रोकना होगा। मैं जितना जानता था तुम्हें सिखा चुका हूं चंद्र। अब तुम्हें वो सीखना है जो सिकंदर जानता है। शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व उसकी शक्ति, उसकी दुर्बलता को जानना अति आवश्यक होता है। सिकंदर के दांवपेच, उसकी सोच, उसकी रणनीति को समझने के लिए तुम्हें उसके ही शिविर में जाना होगा। यह पर्वतक प्रदेश है। यहां जाकर क्या करना है तुम जानते हो, परंतु कैसे करना है ये तुम्हें ही सोचना होगा। सिकंदर के शिविर से तुम्हारी सकुशल वापसी ही सिकंदर की विदाई सुनिश्चित करेगी। तो फिर मैं आपको वचन देता हूं आचार्य कि मैं अवश्य लौटूंगा, और सिकंदर को भी लौटना होगा। सफल होकर लौटना चंद्र। रक्त? निर्जीव पुतले से रक्त? क्योंकि योद्धा की तलवार जब उड़ती है तो रक्त पिकर ही वापस लौटती है बिटिया। पिता महाराज, आप
घाव दे दिया पिता महाराज में। इसे ऐसे रहना बेटी, कुछ घाव छिपाने के लिए होते हैं तो कुछ घाव दिखाने के लिए होते हैं। ये घाव मेरी पुत्री की वीरता की निशानी बनकर रहेगा। अब पिता महाराज, ये घाव, इसके विषय में आपने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। योद्धा को युद्ध में घाव लगते ही नंदिनी, जो लगते तन पर हैं और निशान मन पर छोड़ जाते हैं। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस पुतले पर क्रोध दिखा रही हो अपना? क्योंकि वो उपस्थित नहीं है जिसके लिए मेरी तलवार व्याकुल है। कौन? वही बहरूपिया जो मलय केतु के नाम से यहाँ आया था। आएगा पुत्री, एक दिन वो अवश्य पकड़ में आएगा और तुम स्वयं उसे दंड दोगी। परंतु इस समय तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। कहाँ? रोहतक प्रदेश, कुमार मलय केतु के युवराज अभिषेक पर। इसी बहाने तुम वास्तविक मलय केतु से मिल भी लेना। नहीं पिता महाराज, मेरा जाने का मन नहीं है। और मैं कहूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, फिर भी नहीं? फिर मैं पूछूंगी कि कब जाना है। नंदिनी नंद के आदेश पर पर्वतक जाने को तैयार थी और वहां आचार्य चाणक्य के आदेश का पालन करते हुए चंद्र जा रहा था अपने लक्ष्य के पास। उसे आभास तक नहीं था कि शत्रु शिविर में उसे वो व्यक्ति मिलने वाला है जो उसके जीवन का अटूट हिस्सा बनकर रह जाएगा। सिकंदर के शिविर तक तो पहुंच गया, परंतु मैं इसमें प्रवेश कैसे करूं? न जाने कैसी विचित्र पोशाक है। शरीर का निचला भाग तो जैसे नग्न है। यहाँ क्या कर रहे हो? हुजूर फिलिप ने बुलाया है, चलो। बहुत अच्छा है, अब अगला दौर रियाज करेगा। कौन है ये? नए आए हो? महाराज सिकंदर के विश्वास पात्र हैं हुजूर फिलिप। तुम सबको ग्रीक फोर्स का हिस्सा बनना है तो जंग के ये तौर तरीके सीखना होगा। तुम ये इधर आओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। जी मैं नया हूँ। नए हैं तो पहले जाके खाना बनाने में मदद करो, क्योंकि खाना ही फौज को बनाता है। आज से मेरा खाना तुम लेके आ गए। जी। हुजूर फिलिप्स, महाराज सिकंदर ने आपको याद किया है। ये देखो, राजा पर्वतक ने अपने बेटी की युवराज राज्याभिषेक के उत्सव पर हमें बुलावा भेजा है। ये बुलावा पैगाम है हमारे सामने गोद के टेक देने का। रुको, कहाँ जा रहे हो? जी मैं फिलिप जी के लिए भोजन लेकर जा रहा हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? ठहरो। तुम जा सकते हो। कृपया आप एक क्षण इसे पकड़ेंगे?
ये लीजिए। अगर अब आपकी अनुमति हो तो क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? तुम जा सकते हो। धन्यवाद। झुकना चाहते हैं वो हमारे सामने, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? आपका दा ओब रहेगा। बेशक। एक बार उनके बुलावे पे गए तो वो समझेंगे कि हम डर गए। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर हाल में वहाँ जाना चाहिए। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि जो काम हाथ मिलाकर भी हो सकता है, उसके लिए हाथ काटने की क्या जरूरत है? कौन है ये? तुम सियासत नहीं समझती हेलेना। यहाँ के लोग इस लायक नहीं कि महान सिकंदर उनसे हाथ मिलाए। इनका झुकना जरूरी है। बेशक झुकना जरूरी है, लेकिन जो सर डर से झुकते हैं वो बगावत में उठते हैं, और जो दोस्ती में झुकते हैं वो वफादारी के लिए कटते भी हैं। हेलेना, तुम महान सिकंदर के सामने से उठा रही हो क्योंकि उसकी बात में वजन है। सेल्यूकस, 12 साल से हम लड़ते ही तो आ रहे हैं। अब अगर हमारे पिछली जीत की निशान हमारे अगली जीत दिखा रहे हैं तो लड़ने से क्या फायदा? आज एक झुकेगा, कल दूसरा। बिना खून की बूंद गिराए इस मुल्क पर हमारा कब्जा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसने गुस्ताखी की महान सिकंदर के सामने? चंद्र ने। नहीं हिम्मत तुम्हारी। जी मेरी नहीं, चंद्र की। ऐसा चंद्र ने कहा। कौन है ये चंद्र? भारत माँ का पुत्र, विदेशियों का दुश्मन चंद्र। विदेशियों का दुश्मन? ऐसा मैं नहीं, ऐसा चंद्र कहता है। और तुम्हें कहाँ मिला? तक्षशिला में। आचार्य चाणक्य का शिष्य है वो। और जी मैं महाराज अंबी का रसोइया, उनके पुत्र के लिए वहाँ भोजन भिजवाया करता था। तो क्या तुम्हारी भारत माता का वो अकेला बेटा हमारी सेना से लड़ेगा? जी चंद्र अकेला ही 100 के बराबर है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा चंद्र कहता। तो आने दो उसे। उस एक के ही 100 टुकड़े करके वापस भेजेगा सिकंदर। चंद्र तो आ चुका है, भारत माँ के टुकड़े होने से रोकने के लिए, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं फिलिप जी के लिए भोजन लेकर आया था। यही रखते हैं सर। धन्यवाद। ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्र। चंद्र? जी चंद्र मुझे दुष्यंत के नाम से बुलाता है। मेरा नाम दुष्यंत है। दुष्यंत। सेल्यूकस, हमारी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए परपतक के जश्न में तुम जाओ। हेलेना और सेल्यूकस के जाने की तैयारी की जाए, और तुम भी इन सब के साथ करोगे, और हेलेना की पलकी तुम ही उठाओगे। इजाजत दीजिए, आर्गस के खाने का वक्त हो गया है। इतने लोग हैं यहाँ, आर्गस को खिलाने का काम उन्हें क्यों नहीं सकती तुम? क्योंकि वो मेरा है। हुजूर, हेलेना को आपने और आर्गस के बीच होना ही चाहिए। हुसले का सारा भी लापरवाही इसे बर्दाश्त नहीं। दिन रात आर्गस इसके चारों ओर, और इसकी दुनिया उसके चारों ओर। अच्छा, इतना ही नहीं, आर्गस बीमार हो तो भोग इसकी मार जाती है। बारिश में बिजली चमकने से दाता है। हेलेना इसे अपने गोद में छिपा कर रखती है। तो इजाजत है?
सिकंदर की सेना में युद्ध शैली सीखने के लिए मुझे हेलेना को प्रभावित करना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।